हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के हमारा अतीत पुस्तक के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है और 1857 उसके बाद इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। ये वीडियो देखें तो आप सबसे पहले अपनी बुक को खोल के सामने रख लीजिएगा। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी नीतियाँ बनाई थी उन नीतियों से जो साधारण जनता थी वो बहुत ज़्यादा रुष्ट थी, क्योंकि वो नीतियाँ उनके अधिकारों का हनन करने के लिए बनाई गई थी। इसलिए लोग जो थे अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे थे। अब नवाबों से उनकी सत्ता जो थी वो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे नवाबों और जितने भी हमारे देसी राजा थे उनसे उनकी सत्ता छीनना आरंभ कर दिया था। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अंग्रेज़ों ने अपना रेजिडेंट प्रत्येक नवाब और देसी राजाओं के राज्य में जो थे वो तैनात कर दिए थे। उनकी जो नवाबों की राजाओं की सेना थी उन्हें भी उन्होंने भंग कर दिया था और राजस्व वसूली का जो अधिकार था उनका वो भी छीन लिया था। इससे नवाबों में और राजाओं में भी असंतोष की लहर दौड़ गई थी। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कंपनी से कहा कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा माना जाए। दूसरा उदाहरण है बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का। उन्होंने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी मृत्यु के बाद वह उन्हें मिलने लगे, लेकिन कंपनी ने उन दोनों ही निवेदनों को ठुकरा दिया। इससे जो थे जितने भी देसी राजा और नवाब थे वो कंपनी से बहुत अधिक रुष्ट हो गए और विद्रोह की अग्नि उनके दिलों में भड़क उठी। अवध का रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को सही से चलाने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इस प्रकार धीरे धीरे करके सभी देसी नवाबों और राजाओं के राज कंपनी अपने में मिलाती जा रही थी। इसलिए सभी देसी राजाओं और नवाबों में जो थी विद्रोह की भावना भड़क उठी थी। अब सिपाहियों में किस तरह से अंग्रेज कंपनियों के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न हुआ वो हम पढ़ते हैं। तो किसान और सिपाही, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। उन्हें वेतन यूरोपीय सिपाहियों की तरह नहीं मिलता था। उनको भत्ते भी उतने नहीं मिलते थे जितने अंग्रेजी सिपाहियों को मिलते थे। और उनके अलग से उनको जो हमारे भारतीय सिपाही थे उनमें अलग से उनके लिए नियम कानून बनाए गए थे। इससे उनकी भावनाओं को बहुत अधिक चोट पहुंची थी। सन 1824 ने सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया था, जिससे कि उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया था। 1856 में कंपनी को एक नए कानून बनाना पड़ा। इस कानून के तहत साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना की नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार बाहर भी भेजा जाएगा। अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस तरह से तो कोई भी सब विद्रोह पर उतारू हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भारतीय समाज को सुधारने की आवश्यकता है और इस बात को उन्होंने प्रसार किया और उसी के तहत उन्होंने नीतियां बनानी आरंभ कर दी। सती प्रथा, विधवा बनाव के विरुद्ध भी उन्होंने कानून बनाए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज, उनकी परंपराओं और जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं।
इसलिए भी उनके मन में विद्रोह की भावना धीरे धीरे जागृत हो गई थी। अब जो ये 84 नियम की सूची है ना, ये जो गुलाबी पेज है, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो है वो उसके लिए अध्ययन के लिए दिया गया है। अब सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह किस प्रकार से जन विद्रोह किस प्रकार से बन गया था, इसके बारे में बताया गया है। तो 84 नियमों की सूची अपने आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आइए कि सैनिक विद्रोह किस प्रकार से विद्रोह बन गया था। शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। तो राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि उन सबका शत्रु जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसलिए सभी को मिलकर कुछ करना होगा। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए और सैनिक विद्रोह के साथ जुड़ गए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। अब ये सिपाहियों का जो संघर्ष था वो कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाहियों का जो संघर्ष था वो मेरठ से शुरू हुआ था। तो मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च सन 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ से तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। यह जो है 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया, उनकी बंदूकें हथियार छीन लिए। अंग्रेजों की इमारतें व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरी दिल्ली पहुंच गई। जैसे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहीं पर अंग्रेज अफसर मारे, यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। और देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला अपने कब्जे में ले लिया। इमारतों में आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने के लिए बादशाह भी तैयार थे, लेकिन सिपाही भी वहीं अड़े अधिकार। और आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही शासन करते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने शासकों का शासन बेफिक्र होकर चलने लगेगा। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूतों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति जो है बहुत बदल गई। अब लोगों को कोई रास्ता
देने के लगता था कि उनका उत्साह और साहस बढ़ रहा है। अगर उनको कोई रास्ता दिया जाता तो उन्हें लगता कि उनका साहस बढ़ रहा है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता था। बगावत वो जो थी वो दिन रात फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ और खबर में कुछ समय तो लगता ही था कि लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला अब विद्रोह शांत हो गया है, लेकिन विद्रोह का सिलसिला बराबर जारी रहा। एक के बाद हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बंदियों पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनका देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत करने लगे। स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तकपुर नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना एकत्रित की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिजरिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिजरिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट मान लिया और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तत्ता टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की, अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या जो थी बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया था कि अब अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी और 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और कहा, हमारे लोग विद्रोह की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ पहुंच गए। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी सिपाहियों का साथ दिया। मेहनत अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब कंपनी ने जब उन्होंने देखा कि सारे सिपाही, सारी जनता जो है वो सिपाहियों के विद्रोह के साथ हो गई है, अब अंग्रेजी सेना जो है हारने लगी है। हर जगह राजाओं ने, नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो कंपनी ने फिर उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या किया, यह अब हम पढ़ते हैं। इस हेडिंग का नाम है कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए एक नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। दिल्ली पर अंग्रेजों का जब कब्जा हो गया तो विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से, लेकिन ऐसा नहीं था, इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। सन 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में फिर चला गया और सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई
लोधी के भी हुआ। थोड़ी सी शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से गिरा पाया और वे शहीद हो गईं। तत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं ने विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी प्रकार जब विद्रोही सिपाही जो थे वो हारने लगे तो उनकी हिम्मत भी टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया और इस तरह से धीरे धीरे ये विद्रोह शांत होने लगा। लेकिन इसके बाद भी विद्रोह की ज्वाला कहीं अंदर भारतीयों के मन में जो थी वो सुलग रही थी। तो 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण अंग्रेजों ने कर लिया और लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से जो थे वो संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसकी सलाह के देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। किसको? वायसराय को। फलस्वरूप अंग्रेज शासन ने भारत के शासन की जिम्मेदारी, जो अंग्रेज सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी। इस प्रकार से यह पूरा अध्याय जो था आपका समाप्त हो गया, जिसमें कि ये बताया गया था कि कैसे सिपाही से विद्रोह, पहले नवाबों से विद्रोह शुरू हुआ, फिर सिपाही से विद्रोह होकर पूरे देश में फैल गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी सशक्त नीतियों के द्वारा उस विद्रोह को दबा दिया था। अब अगला चैप्टर दूसरे हम वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।